ईमानदारी का फल। किसी ज़माने में श्रीरंगपट्टन में मोतीलाल नाम का एक जौहरी रहता था। हीरों के व्यापार में काफ़ी धन उसने कमाया था। एक दिन आंध्र प्रदेश से रामगुप्त नाम का एक धनी आदमी मोतीलाल के पास आया। उसने मोतीलाल के पास के सभी श्रेष्ठ रत्न देखे। उनमें से एक रत्न रामगुप्त को बहुत पसंद आया। उसका मूल्य मोतीलाल ने 4,000 सिक्के बताया, मगर रामगुप्त के पास उस वक्त केवल 3,000 सिक्के ही थे। फिर भी रामगुप्त रत्न अपने हाथ से खो देना नहीं चाहता था। उसने मोतीलाल से अनुरोध किया, मोतीलाल जी, फिलहाल मेरे पास 3,000 ही सिक्के हैं। घर जाते ही अपने नौकर के हाथ आपकी रकम ईमानदारी से भेज दूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। मोतीलाल ने भांप लिया था कि रामगुप्त कुलीन एवं ईमानदार आदमी है। उन्होंने कहा, आपसे जो कुछ वसूलना बाकी है उसे मैं आपके नाम अपने बही खाते में लिख रखता हूँ। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक रत्न लेकर रामगुप्त अपने प्रदेश लौट पड़ा। इसके थोड़े ही दिन बाद वह बीमार हो गया और 1 महीने तक वह चारपाई पर ही रहा। आखिर उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपने पुत्र पद्मनाभ को बुलाया और कर्ज चुकाने की शपथ भी करवाई। पद्मनाभ विलासपूर्ण जिंदगी बिताता था। उसकी सारी संपत्ति खर्च हो गई। परिणाम स्वरूप बहुत कुछ प्रयत्न करने के बावजूद भी वह मोतीलाल का कर्ज चुका न पाया। अंत में उसने सोचा कि उसके पिता द्वारा खरीदे गए रत्न को बेचकर ही सही, मगर मोतीलाल का कर्ज ज़रूर चुकाना चाहिए। लेकिन उस मूल्यवान रत्न को खरीदने की हैसियत वाला कोई भी व्यक्ति पद्मनाभ को मिला नहीं। आखिर वह रत्न लेकर पद्मनाभ श्रीरंगपट्टन के लिए चल पड़ा। मगर पद्मनाभ जब श्रीरंगपट्टन पहुंचा तब शत्रु राजा उस नगर को घेर कर उसे लूट रहा था। पद्मनाभ वैसे भी वापस चला जाता तो सकुशल घर पहुंच सकता था, लेकिन वह अपने निर्णय का पक्का था। इसलिए सारा नगर छानते हुए वह मोतीलाल का घर ढूंढता रहा। इस प्रयत्न में ही वह शत्रु राजा के सैनिकों के हाथ लगा। उन्होंने उसे खूब पीटा और रत्न छीनकर उसे छोड़ दिया। इधर श्रीरंगपट्टन पर जब शत्रु का हमला हुआ तब मोतीलाल का पुत्र अपना घर बार छोड़कर मैसूर भाग गया। शत्रु सैनिकों ने मोतीलाल का घर लूट लिया। मोतीलाल उसी चिंता में बीमार हुआ और मानसिक व्याधि से उसकी जान लेकर छोड़ी। मैसूर पहुंचकर मोतीलाल के पुत्र ने अपने पिता के नाम पर इधर उधर से कुछ कर्ज ले लिया और अंत में जब कहीं से भी उधार नहीं मिला तब भूख से तड़प तड़प कर मर गया। अब मोतीलाल के परिवार में उसका पोता गोविंदगुप्त ही बचा रहा। वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसे अपने दादा की संपत्ति तो नहीं मिली थी, पर पिता के द्वारा लिए गए कर्ज का बोझ सिर पर आ गया। उसने बड़ी मेहनत से विद्यार्जन किया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास मुंशी का काम करते हुए अपनी सीमा के भीतर ही कुछ छोटे मोटे क्रय विक्रय करना आरंभ किया। इस प्रकार अपनी कमाई से ही थोड़ा थोड़ा बचाकर एक एक करके अपने पिता के कर्ज चुकाने लगा। उधर पद्मनाभ भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। उसने भी अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र चंद्रशेखर को बुलाकर कहा, बेटे, श्रीरंगपट्टन के निवासी मोतीलाल के 1,000 सिक्कों के कर्जदार बने थे तुम्हारे दादा। वह कर्ज अब 3,000 सिक्कों तक बढ़ा होगा। अब तुम कड़ी मेहनत करके धन कमाओ और श्रीरंगपट्टन जाकर मोतीलाल का वह कर्ज चुकाओ। तभी मेरी और तुम्हारे दादा की आत्मा को शांति मिलेगी। चंद्रशेखर ने अब कड़ी मेहनत करके धन संग्रह करना आरंभ किया। शीघ्र ही 4,000 सिक्के जमा कर उस धन के साथ वह श्रीरंगपट्टन पहुंचा। वहाँ उसे मालूम हुआ कि मोतीलाल तथा उसके पुत्र का भी देहांत हो चुका है और अब उनका वारिस गोविंदगुप्त है। इस पर चंद्रशेखर गोविंदगुप्त के घर पहुंचा। अपना परिचय देकर चंद्रशेखर ने उससे पूछा, महाशय,
क्या आप अपने दादा का बही खाता मुझे दिखा सकते हैं? उसमें उधार संबंधी एक हिसाब लिखा होगा। यह बात सुनते ही गोविंद गुप्त का दिल धड़क उठा। उसी दिन पिता के सारे ऋण कौड़ी कौड़ी तक वह चुका पाया था। मगर चंद्रशेखर की बात सुनकर उसे लगा कि अब दादा के कर्ज भी अपने सिर आने वाला है। यह विचार कर गोविंद गुप्त कहा उठा, महाशय, अपने पिता के कर्ज चुकाते चुकाते मेरे बाल पक गए हैं। अब मेरे दादाजी के कर्ज भी चुकाने का अनुरोध करना क्या न्यायसंगत होगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसकी अवधि भी कभी की समाप्त हो गई होगी। अब आप कृपया मुझे क्षमा करें। इस पर मंदहास करके चंद्रशेखर ने कहा, हमें तुम्हारे दादा से कुछ लेना नहीं है, उल्टे देना है। बहुत समय पूर्व मेरे दादा आपके दादा के 1000 सिक्कों के ऋणी बन गए थे। मैं अपने दादा का कर्ज ब्याज सहित चुकाने आया हूँ। चंद्रशेखर ने पुराने सारे कागज़ ढूंढे। आखिर एक बही खाते में रामगुप्त के नाम 1000 सिक्कों का हिसाब लिखा हुआ मिला। गोविंद गुप्त ने चंद्रशेखर से कहा, मुझे तो आज तक इस कर्ज का पता ही नहीं था। आप ही ने अपनी ओर से उसका जिक्र किया है। मैं यह कर्ज नगद रूप में आपसे लेना नहीं चाहता। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेंगे। इस धन से हम दोनों संयुक्त रूप में व्यापार शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा? चंद्रशेखर ने गोविंद गुप्त की बात मान ली और दोनों मिलकर ईमानदारी से व्यापार करके शीघ्र ही संपन्न बने। अच्छे मित्र बनकर दोनों ने अपना शेष जीवन बिताया।